गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स में। आज है 5 जून। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 2 जून, 3 जून, 4 जून या 5 जून, बताइए। सही उत्तर होगा इसका 4 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन पूरे ग्रह पर उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए हैं। बनाया क्यों जाता है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के प्रश्न पर एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इसमें इजराइल की आक्रामकता से जो निर्दोष फलस्तीनी और लेबनानी बच्चों की पीड़ित हुए जो उनकी संख्या पर चिंतित होकर 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। अगला प्रश्न, IUCN की जो रेड लिस्ट है जो जारी करती है उसमें एक मछली की प्रजाति ब्लू फिन्ड महसीर, यह क्या स्टेटस है इसका? एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या लीस्ट कंसर्न? सही उत्तर होगा इसका डी, लीस्ट कंसर्न। डी, जिसे कि क्या कहते हैं, कम से कम चिंता। टाटा पावर के अनुसार ब्लू फिन्ड महसीर कम से कम चिंता यानी लीस्ट कंसर्न की स्थिति में आ गया है। यह इस स्थिति में आ गया इसीलिए न्यूज़ में था, जिसे पहले IUCN की एंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय प्रजाति की सूची में रखा गया था। टाटा समूह ने ऐसा क्या किया? लोनावाला में 50 साल से ब्लूफिन और गोल्डन महसीर के संरक्षण में लगा हुआ है, जबकि जो स्वर्ण महसीर है वह अभी भी विलुप्त होने के खतरे में बनी हुई है, और ये जो ब्लूफिन है ये बाहर आ गई है उससे। और लोनावाला के वाल वन हैचरी में लगभग 5 लाख महसीर पाले गए और इनकी एक कृत्रिम झील बनाई गई इनके लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा IT फर्म 3 लाख ट्रिलियन रुपए मार्केट कैप हासिल करने वाला तीसरा भारतीय IT फर्म बन गया है? 3 लाख ट्रिलियन रुपए हैं, डॉलर नहीं। TCS, विप्रो, इन्फोसिस या HCL, बताइए। सही उत्तर होगा बी, विप्रो। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और इन्फोसिस के बाद यह मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। कंपनी ने जर्मन रिटेलर कंपनी मेट्रो के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील जीती, 7.1 अरब डॉलर की, और उसके बाद यह 3 ट्रिलियन का इसने आंकड़ा हासिल किया। भारत में कुल 13 ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां थी जिनके पास 3 ट्रिलियन एम कैप को पार कर लिया था। विप्रो अब उसमें से 14वीं बन गई है। और अगर भारत की सबसे बड़ी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री 14.05 ट्रिलियन के साथ बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद किसका नंबर है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक का, जो जिनके क्रमशः 11.58 और 8.33 ट्रिलियन है। विप्रो के बारे में देख लेते हैं। विप्रो के अध्यक्ष हैं श्री ऋषद प्रेमजी, मुख्यालय बेंगलुरु, और MD और CEO हैं थियरी डेला पोर्टे। अगला प्रश्न, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या भारत? सही उत्तर होगा ए, बेल्जियम। हॉकी में भारत पुरुष टीम ने 4था स्थान और महिला टीम ने 9वां स्थान हासिल किया। बेल्जियम जो है वो टॉप पर है। इसके बाद 2019 FIH हॉकी प्रो लीग के विजेता ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, नीदरलैंड तीसरे नंबर पर, चौथे पर हमारा भारत और 5वें नंबर पर जर्मनी है। और अगर महिलाओं की टीम की बात करें तो उसमें नीदरलैंड पहले नंबर पर है और अर्जेंटीना दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर, जर्मनी चौथे पर और ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। ये हैं टॉप 5 महिला और पुरुष दोनों के। ईगल एक्ट यानी ईगल अधिनियम हाल ही में चर्चा में था बहुत। यह किस देश से संबंधित है? भारत, चीन, इजराइल, अमेरिका?
सही उत्तर होगा इसका डी, अमेरिका से। आप साथ के साथ स्कोर करते रहिए। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी वहाँ की पार्लियामेंट ने रोजगार आधारित, ये है क्या, ईगल एक्ट, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कैप जो लिमिट लगा रखी थी उसको ख़त्म करने के लिए एक द्विदलीय कानून पेश किया। इस कानून को ईगल एक्ट कहा जाता है। इससे भारतीय आईटी पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको लाभ पहुंचने के लिए इसे पेश किया गया, जो 2 दशकों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे थे। ईगल अधिनियम की फुल फॉर्म ये रही, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहा जाता है। यह रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रति देश 7, जो पहले 7% की सीमा थी उसको ख़त्म करेगा और 7 को बढ़ाकर 15% करेगा। 2019 तक 2.7 मिलियन यानी 27 लाख से अधिक भारतीय अप्रवासी संयुक्त राज्य में रहते हैं। भारतीय अप्रवासी अमेरिका में विदेशी मूल की आबादी का 16% है। मतलब अमेरिका में जितने भी विदेशी मूल के लोग रहते हैं उसके 16% भारतीय हैं। ये एक फैक्ट है, आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार वे मैक्सिको के बाद इस देश में यानी अमेरिका में मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय हैं। अगला प्रश्न, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडस बेस्ड मेगा फूड किस स्टेट में उद्घाटन किया इस पार्क का? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, बताइए। सही उत्तर होगा सी, छत्तीसगढ़ से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ। यह पार्क क्या सुनिश्चित करेगा? कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा। इस पार्क से 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने मिलकर किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हाल ही में? मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा बी, सिक्किम। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी सिक्किम में प्रमुख जिले सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजना का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन ऋण देगा। यह कनेक्टिविटी सुधारेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित हुआ था। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। सदस्य हैं 68 देश, 49 देश एशिया से ही हैं। और एडीबी का मुख्यालय है मंडालियोंग, फिलीपींस में। और मासात्सुगु असाकावा एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस शहर में 3 गुफाओं की खोज की है? नागपुर, नासिक, भोपाल, पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बी, नासिक। देखिए, एएसआई ने महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफाओं परिसर की 3 गुफाएं पाई हैं। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी द्वारा नासिक में एक पहाड़ी पर त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं, जिसे पांडवलेनी भी कहा जाता है, के दस्तावेजीकरण करने के लगभग 2 शताब्दी बाद खोजी गई नई गुफाओं, ये खोजी गई हैं 2 शताब्दी बाद। बौद्ध मूर्तियां और गुफाएं भारतीय रॉककट वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बौद्ध धर्म के किस हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन गुफाओं को क्या क्या बोलते हैं? पांडवलेनी, और इनको त्रिरश्मि गुफा भी कहा जाता है। ये कितनी 25 गुफाएं हैं जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ी पर उकेरी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां यानी ओरल मुंह से लेने वाली गोलियां, जिन्हें कहते हैं AMB, यह विकसित की हैं? आगे देखेंगे ये गोलियां किस लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये क्यों, प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। IIT हैदराबाद, मुंबई, मद्रास या गुवाहाटी। सही उत्तर होगा ए, IIT हैदराबाद।
IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक को बौद्धिक संपदा अधिकारों से मुक्त रखा है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार किया है ताकि बड़े स्तर पर इन टैबलेटों का उत्पादन हो सके। ये टैबलेट किस लिए? ये टैबलेट जो अभी ब्लैक फंगस वगैरह फंगल संक्रमण के इलाज के लिए है, जो कोविड उपचार के बाद फैल रहा है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले इसको केवल इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था, अब इसको हम मुंह द्वारा ओरल भी दे सकते हैं और ये इनका कम साइड इफ़ेक्ट है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस परीक्षण की वैधता है जो है वो अवधि बढ़ा दी है टेस्ट की? गेट जो कि इंजीनियरिंग का टेस्ट है, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो कि मेडिकल का एग्ज़ाम है। आंसर बताइए। सही उत्तर होगा सी, TET टेट को। केंद्र सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षा पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की जो पहले 7 वर्ष की वैधता थी उसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार यह एक सकारात्मक कदम है जिससे शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। अब संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें केंद्र प्रशासित उन उम्मीदवारों के लिए एक नए सिरे से TET प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिनकी 7 साल की जो वैधता है वो ख़त्म हो चुकी है। TET प्रत्येक राज्य में अलग अलग आयोजित किया जाता है, जबकि जो केंद्रीय जो जिसे कि CTET बोलते हैं, ये CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, सेज प्रोजेक्ट, सेज की फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, यह किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया? स्वास्थ्य, संस्कृति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय? सही उत्तर होगा सी। देखिए व्याख्या, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन? थावरचंद गहलोत 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज परियोजना का शुभारंभ करेंगे। क्या है ये? विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जाने वाली बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चयन करने, समर्थन और बनाने के लिए सेज परियोजना शुरू की गई है। बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेष समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद परियोजना तैयार की गई। स्टार्टअप का चयन उनके नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। हुआ क्या है, बुजुर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए यह योजना लगाई गई है कि बुजुर्ग भी कुछ स्टार्टअप कर सकें। एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल जनसंख्या के संबंध में बुजुर्गों की जो हिस्सेदारी थी 2001 में 7.5% थी, जो कि 2026 में लगभग 12.5% होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, यह इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव था, वो किस कंट्री द्वारा, किस देश द्वारा स्टार्ट किया गया? अमेरिका, भारत, चीन या चिली? इसका उत्तर होगा बी, भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल क्या मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया। मिशन को वस्तुतः चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिव टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया था। यह विशेषज्ञता और बाजार अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करने, जो दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंचने के लिए तकनीकों का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट जारी की? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO बोलते हैं, विश्व बैंक या D, A और B दोनों? इसका सही उत्तर होगा D, A और B दोनों। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर ही यह रिपोर्ट जारी की है, UNEP और FAO ने। D, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के ही खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2021-23 के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक रिपोर्ट शुरू की। राष्ट्रों से 1 अरब हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने का आह्वान किया। 1 अरब हेक्टेयर भूमि को। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन
प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। इसलिए दुनिया को अगले दशक में कम से कम 1 अरब निम्नीकृत हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। रिपोर्ट में पता लगता है कि देश में को महासागरों के लिए भी इसी तरह की प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। मानवता जो है वो 1.6 गुना सेवाओं का उपयोग कर रही है जो प्रकृति स्थायी रूप से प्रदान करती है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र के पतन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए अकेले जो संरक्षण है वो प्रयास प्राप्त नहीं है, सबको मिलकर करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2021-31 और 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? ICICI, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC? सही उत्तर होगा डी, HDFC ने। HDFC बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। बैंक अब अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करेगा। HDFC ने परिचालन में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखा है। क्या क्या योजना बनाई है? 3,315,885 मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मौजूदा स्तर से पूर्ण उत्सर्जन या खपत ऊर्जा में कमी, बड़े कार्यालयों में रूफटॉप सोलर क्षमता और कुल जो बिजली का स्रोत है 50% नवीनीकरण ऊर्जा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुक्त कार्यालय बनाएगा, 25 लाख पेड़ और पानी की खपत जो है वो 30% कम करेंगे। यह 6 पहल करी हैं इन्होंने। निम्नलिखित में से किस देश ने नई पीढ़ी के मौसम वैज्ञानिक उपग्रह के अपने पहले उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? भारत, जापान, चीन या पाकिस्तान? पहला है। आज प्रश्न कुछ ज़्यादा है इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। इसका आंसर होगा सी, चीन। चीन ने एक नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को अपने पहले उपग्रह की नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किस द्वारा? इस द्वारा FY48 नाम के इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण, आपदा निगरानी के क्षेत्रों में किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। और कौन कौन सी क्या रेंज होगी? एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। मनरेगा योजना हाल ही में चर्चा में थी। मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, ये 2 कथन है। यह एक श्रम कानून है, सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार की गारंटी देना। पहला स्टेटमेंट। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव जी द्वारा प्रस्तावित किया था। बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं। जी हाँ, ये कथन थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन सही है। केंद्र ने राज्यों, ये न्यूज़ में क्यों था? केंद्र ने राज्यों से इस वित्तीय वर्ष से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य के लिए अलग अलग श्रेणियों में वेतन भुगतान को विभाजित करने के लिए कहा है। वेतन भुगतान के लिए अन्य अन्य श्रेणियाँ होंगी। क्यों? ये भी हम देखेंगे क्यों। मनरेगा का मतलब है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये सन जरूर याद रखिए। यह एक श्रम कानून है, सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार की गारंटी देना। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। बताया गया है कि उन्हें इस मानदंड के अनुसार फंड आवंटन दिया जाएगा। यह दर्शाता है कि श्रम बजट को भी जाति के आधार पर अलग किया जाएगा। उसका उद्देश्य क्या है? कि उनको समय पर भुगतान मिले। अलग अलग जाति के अलग अलग बजट रखे जाएंगे ताकि उनको समय पर सभी को बजट और वो मिल जाए, वेतन मिल जाए। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? सही उत्तर होगा डी, ILO। रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में जो श्रम बाजार पर व्यवधान आया है, अभूतपूर्व व्यवधान आया है, जिसने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया। जी हाँ, पक्का। और उनकी शिक्षा में व्यवधान लाया। जी हाँ। साथ ही उनके लिए श्रम बाजार में प्रवेश करना और नौकरी पर बने रहना भी कठिन बना दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक रोजगारी 205 मिलियन होने की उम्मीद है, जो 19 में
187 मिलियन थी। 2021 में कोविड-19 महामारी से प्रेरित नौकरियों की कमी कितनी 75 मिलियन थी और 2022 में यह 23 मिलियन और होने की उम्मीद है। और अनुमानित अतिरिक्त 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार हैं जो वो अब गरीबी से में जा चुके हैं। 108 मिलियन। आइसलैंड हाल ही में खबरों में था, यहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इसके बारे में कथन। ग्लेशियर देश के 10% से अधिक भूभाग को कवर करता है। आइसलैंड जो है वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। बताइए कौन सा सही है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा केवल एक। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं, नॉर्थ यानी उत्तरी में है। ये दोनों सही हैं, ए आंसर होगा। एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण सहस्त्र सदी की शुरुआत के बाद आइसलैंड के ग्लेशियरों ने अपनी सतह का 7% हिस्सा खो दिया है, जो कि 2200 ईस्वी तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ग्लेशियर देश के 10% अधिक भूमि द्रव्यमान को कवर करते हैं। आइसलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तरी अमेरिका, या यूरोप, इसके बीच में यहाँ पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न, चिल्का झील हाल ही में न्यूज़ में थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। लैगून होता है जैसे अगर ये सी है, समुद्र है, तो इस समुद्र से कटकर बनी हुई कोई झील जो कि होगी खारे पानी की। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा है या नहीं। दूसरा कथन, इसे एक अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए एक सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। बताइए कौन सा उत्तर है। इसका उत्तर होगा सी, केवल 1 और 2। जो दूसरा है वो पहला है वो गलत है, सबसे बड़ा नहीं है दुनिया का। देखिए, चिल्का झील एक खारे पानी का लैगून है भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा, गंजम जिलों में। और कौन सी नदी, दया नदी के मुहाने पर है, बंगाल की खाड़ी में। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। भारत का तो सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व में न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ इसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। इसे एक अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। झील पौधे और जानवरों के कई खतरे वाली प्रजातियों का घर भी है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपका दिन शुभ रहे।